हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल फाइन। वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम आरबीएससी एसएसटी क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। किसको जानेंगे? हम जानेंगे आज मुगल कालीन भारत को, इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टाइमिंग क्या रहेगी? 1526 से 1858 एडी तक। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो हम दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ रहे थे, जो 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 में उसका क्या हो गया, उसका एंड हो गया। 5 डायनेस्टीज थी, उन्होंने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इनको हमने जाना। उसके बाद हमने इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखा कि जो ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, उसको जाना। अब जैसे लोधी डायनेस्टी की जो शासक होंगे, अंतिम लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो वो कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को एक अलग से एक मुस्लिम पावर आएगी, एक सत्ता आएगी, एक ताकत आएगी, जो ऊपर से अफगानिस्तान से, ऊपर से तुर्कमेनिस्तान साइड थे, और वो रहेंगी कौन? मुगल। वो रहेंगी कौन? मुगल रहेंगे। और मुगलों का जो फर्स्ट रूलर रहेगा, जिसने नींव डाली थी, जिसने फाउंडेशन डाली मुगल एम्पायर की, वो था बाबर। बाबर आया, बाबर ने हराया किसको? 1526 के अंदर लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को, जो कौन थे? वच इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन बिटवीन 1526 के मध्य में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको पानीपत का युद्ध बोला गया, प्रथम पानीपत का युद्ध बोला गया। इसमें दोनों की भयंकर लड़ाई होगी, और जो यह युद्ध आपस में दोनों की दोनों जो पावर हैं, ये हमारे इंडिया की कोई सी नहीं है, ये दोनों की दोनों विदेशी पावर है, फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं। तो लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, बाबर जो है वो यहाँ पर नींव डाल देगा किसकी? मुगल डायनेस्टी की। अब यहाँ से भारत में फिर शुरुआत होगी एक मुगलों की, एक जो मुस्लिम नई डायनेस्टी आई, ये काफ़ी लंबे समय तक, ये लंबे समय तक इंडिया को क्या करेंगे? रूइन करेंगे, बर्बाद करेंगे, शासन करेंगे यहाँ पर इंडिया के ऊपर। लगभग बात करें तो 1858 तक इनका रोल रहेगा। और फिर भी इनके बाद में 1858 के बाद में कुछ शासक होंगे जो लेकिन वीकर रूलर होंगे, वो उनका, और इनका जब खात्मा होगा 1858 के अंदर, तब आ जाएंगे हमारे यहाँ पर कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। आना तो पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर जो एक्चुअल जो पावर हाथ में आ जाएगी उनके 1858 के अंदर, तो मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, फिर अंग्रेजों का शासन आ जाए। तो इस तरह से इंडिया को स्ट्रगलिंग इंडिया इसी वजह से बोला गया। आप समझ गए होंगे कि भारत को संघर्षकालीन भारत क्यों कहा गया। जो पहले भारत क्या कहला रहा था, ग्लोरियस इंडिया कहला रहा था, वो स्ट्रगलिंग इंडिया में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इस तरह कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम लगातार गुलाम होते जा रहे हैं, तो एक के बाद एक डायनेस्टीज के, और इनके पढ़ने के बाद में क्या आ जाएंगे? फिर उनके बाद में आ जाएंगे कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, उनको पढ़ेंगे। तो देखें आगे बढ़ते हैं, देरी की बगैर में सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। किसकी? बाबर। तो इनका फर्स्ट जो रूलर रहेगा, द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बाबर। ही फाउंडेड मुगल डायनेस्टी। ओके, तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने की? बाबर ने की। तो मेनली जो रूलर रहेंगे इनकी, जो आपकी बुक के अंदर इंक्लूड किए गए, वो 5 या 6 जो हैं, वो रूलरों जो शासक उनको इंक्लूड किया गया है आपकी बुक के अंदर। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और इनमें बाबर के बाद हुमायूं को बीच में थोड़े दिन के 10-15 सालों के लिए क्या पकड़ना पड़ेगा? इधर उधर भटकना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक शेरशाह सूरी आएंगे, वो इसको डिफीट कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। तो बाबर, हुमायूं के बाद में फिर इनके बेटे जो होंगे वो होंगे कौन? अकबर के बाद में जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद में औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में जो रूलर होंगे वो वीकर होंगे, इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे पावरफुल, तो उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया आपकी बुक के अंदर। जो मेनली आपको जो रूलर पढ़ने होंगे मुगल डायनेस्टी के अंदर, 1526 से स्टार्ट होगी ये डायनेस्टी और 1858 तक जाएगी। ध्यान रखना, काफ़ी जो लंबा 300-400 सालों का हमें इनका गुलाम रहना पड़ेगा। तो इसमें देखें क्या कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर से। बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद हुमायूं के बीच में कुछ 10-15 साल बीच में एक और डायनेस्टी आएगी, सूर डायनेस्टी, जिसमें शेरशाह सूरी अहम रहेंगे। लेकिन बाबर के बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इस तरह से अपने को पढ़ना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया in 1526 AD after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. He was a Turkish Muslim and Taimur descendant. देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, और भारत में क्या कर ली? मुगल साम्राज्य का क्या बन गया? संस्थापक बन गया। क्या बन गया? संस्थापक बन गया। ही वाज, और आगे कहता है ये तुर्क मुसलमान था, और तैमूर लंग जो था ना, तैमूर लंग जो आया था, उसका वंशज था, डिस्केंडेंट था, उसका वंशज था, उसी के वंश का कहीं ना कहीं था। आगे बात करते देखें, along with his connections with Chugtai Turkish clan, he was also associated with the clan of Mongolian commander in chief Chengiz Khan. His mother was Chengiz Khan's descendant. Initially, after his father's death, Jahiruddin Mahmud ascended the throne of Fargana with the title of Badshah. देखो क्या कहता है,
ये तुर्क मुसलमान था, तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क एक क्लैन है, चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका कहने के ताल्लुक था। इसकी माँ की बात करें, बाबर की माँ की बात करें तो इसकी माँ चंगेज खां की वंशज थी, उसकी वंश से कहीं ना कहीं बिलोंग करती थी। और आगे आप देखें क्या कहते हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका पूरा नाम क्या है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में अपने पिता की मृत्यु जब हुई तो मृत्यु के बाद में फरगना की गद्दी पर बैठे। फरगना एक छोटा सा प्रांत है, वहाँ इराक ईरान से थोड़ा सा इस तरफ चले तो हम अफगानिस्तान से ऊपर, तो वहाँ पर एक इनके बाबर इंडिया का तो था ही नहीं, विदेशी, मैंने बताया कि दूसरे देश की ताकत थी, मुस्लिम ताकत थी। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी ये फरगना का क्या बना, शासक बना, फरगना को कब्जे में लिया और गद्दी पर बैठा, बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। टाइटल अज्यूम कौन सा किया इन्होंने, बादशाह। He was the first Taimur clan ruler to acquire this title in Khanwa, 40 kilometers away from Agra. A battle took place between Babur and Rana Sanga in March 1527 AD. देखो अब ये आ गया, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशी शासक था, ये भी ध्यान रखें आप। और अब वहाँ से चलेगा ये फरगना से, और इसकी नज़रें होंगी इंडिया की तरफ, क्योंकि उस समय भी इंडिया काफ़ी अपने आप में पावरफुल था, एक तरह से बहुत ज़्यादा धन वेल्थ के मामले में आगे था। तो लोधी डायनेस्टी की जो इब्राहिम लोधी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनको खबर लगे कि इंडिया इतना जो गजब का देश है, वहाँ क्यों ना चल के लूटपाट की जाए और लूटा जाए उनको। तो इब्राहिम लोधी को हरा देंगे ये आकर के, यहाँ से इनको कुछ निमंत्रण भी भेजा जाएगा हराने के लिए, कुछ लोगों ने साथ भी दिया इनका, तो उनकी भी बातें करेंगे। तो आप बात करते हैं आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा भरतपुर के अंदर में बाबर और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। मार्च 1527 की बात है। राणा सांगा कहाँ के थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो राणा सांगा उस समय एक बड़ी पावर थे अपने आप में देखा जाए तो, 1526-27 के आसपास में ये भी एक बड़ी पावर थी। इनका भी, राणा सांगा की भी कोशिश थी कि वो भी इंडिया को, पूरे इंडिया पर क्या करें, अपना वर्चस्व लहराएं, आधिपत्य करें, लेकिन वो मूलतः थे कहीं की अपने इंडिया के थे। उनकी कुछ ऐसी लालसा नहीं थी कि हम लूटें या कुछ और कर, लेकिन पहले राजा की एक ही वो इच्छा हुआ करती थी भी साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करना, विस्तार करना। तो राणा सांगा से इनको लड़ाई करनी थी, जिनको हराने के बाद में, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में तो युद्ध हुआ, संभावना बनी 1527 में, दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। राणा सांगा गजब के शासक थे राजस्थान के। बाबर फॉट दिस बैटल यूजिंग तुलगमा स्ट्रेटजी एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद। जिहाद क्या होता है, पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, जिहाद धर्म जो युद्ध होता है उसको कहा जाता है, जब किसी भी चीज़ में धर्म को जोड़ दिया जाए। तो यही हुआ, बाबर ने यह युद्ध तुलगमा पद्धति से लड़ा, अरे जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। ओके, मतलब अपने सैनिकों को कहा कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारा धर्म सब बेकार हो जाएगा। आफ्टर स्टैंडिंग विक्टोरियस बाबर अक्वायर्ड द टाइटल ऑफ गाजी, और युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। किसने, बाबर ने। इन 1528 AD बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। 1528 में बाबर ने किसको हराया, चंदेरी की मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 में बाबर ने किसको हरा दिया, अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, इसने अफगानों को हरा दिया। किसने, बाबर ने। हराता जा रहा है 26 में इब्राहिम लोधी को, 27 में राणा सांगा को, 28 में किसमें, मेदिनी राय को, 29 में किसको, अफगानों को। बाबर डेड इन ऑन 26 दिसंबर 1530, और 1530 में क्या होगा, 1530 में इसकी मौत हो जाती है बाबर की। ही वॉज बर्ड इन आराम बाग इन आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। अच्छा, यमुना नदी के किनारे जो आगरा में जो आराम बाग है उसके किनारे पर इसको दबाया गया मरने के बाद। लेटर ही वॉज बर्ड इन काबुल एज पर हिज विशेष बात, और इसकी इच्छा थी कि मेरे को मरने के बाद में काबुल में दफना जाए, तो बाद में इसके अस्थियों को वहाँ से निकाल करके कहाँ, काबुल ले जाएगा, वहाँ पर उसको दफनाया गया। बाबर रोट ए बुक बाबरनामा और तुझके बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज। बाबर ने एक किताब भी लिखी, बाबर ने रोट ए बुक, एक किताब लिखी बाबरनामा। कौन सी भाषा में, बाबरनामा और तुझके बाबरी, जिसको तुझके बाबरी भी बोला गया है। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, तुर्किश लैंग्वेज के अंदर, तुर्क लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि खुद तुर्कमेनिस्तान से थे, मुस्लिम थे, उधर से आए थे, इंडिया के ऊपर कब्जा किया, हराया इन लोगों को 26, 27, 28 में, 29 में और 30 में मर जाते हैं। आगे क्या कहता है, द बुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली लाइफ। इस बुक में इसके दैनिक जीवन की कहानी मिलती है। लेटर अब्दुल रहीम खाना ट्रांसलेट दिस बुक इन पर्शियन, और बाद में एक अकबर के जो कवि होंगे दरबार के, बाद में चल करके अब्दुल रहीम खाना, उन्होंने इस बुक का अनुवाद किया फारसी भाषा में। ओके, इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया। अब बढ़ते हैं आगे, और बाबर के बाद में जो इनके बेटे आएंगे, मर गए 1530 के अंदर इनकी मौत हो जाती बाबर की। अब इनके बेटे आएंगे हुमायूं, क्यों, क्योंकि उत्तराधिकारी है, सक्सेसर हैं। तो नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज हुमायूं, ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। हुमायूं के बारे में जाने तो क्या कहता है स्टूडेंट्स, आफ्टर बाबर हिज सन
नासिरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर। हुमायूं gave Kabul and Kandahar to his brother Kamran, Shambhal to Askari, Alwar and Mewar to Hindal and इसके अलावा बदख्वां रीजन टू हिज कजिन सुलेमान। देखो बाबर के थे 4 बेटे, कौन कौन से? एक खुद हुमायूं, इसके अलावा कामरान, ओके, और इसके अलावा कामरान के अलावा हम बात करें तो अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3-4 बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे बड़े बेटे थे बाबर के हुमायूं, तो जाहिर सी बात, जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता था। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने छोटे भाइयों में कुछ कुछ प्रांतों को बांट दिया। तो कौन से प्रांत दिए? हुमायूं ने अपने भाई कामरान को तो काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया, और हिंदाल जो इसका भाई था उसको अलवर और मेवात का क्षेत्र दिया। और इसका एक कजिन ब्रदर भी था, चचेरा भाई भी था, उसको सुलेमान जिसका नाम था, उसको बदख्वां का जो एरिया था वो दे दिया। इन एरियाज पर इनको काबिज कर दिया कि आप वहाँ पर क्या करेंगे, राज करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या कहता है। हुमायूं स्टैब्लिश न्यू टाउन कॉल्ड दीनपना। हुमायूं ने एक नया कस्बा, एक नया नगर भी बनाया जिसको दीनपना कहा गया। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात। इसने किस पे आक्रमण किया? हुमायूं ने शासक बनने के बाद में इसने मालवा और गुजरात पर हमला किया। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह एट ए पैलेस कॉल्ड चौसा नियर बक्सर in 1539 AD। इन दिस बैटल द मुगल्स वर डिफीटेड। देखो क्या हुआ, इसने मालवा गुजरात पे हमला किया हुमायूं शासक बनने के बाद। एक युद्ध और भी होता है, एक बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। अब मैंने जैसा आपको बताया शेरशाह सूरी बीच में आ जाएंगे, एक सूर साम्राज्य के शासक होंगे हुमायूं के समय में। तो उनके बीच में हुमायूं और शेर खान के बीच में एक युद्ध होगा जिसको चौसा का युद्ध बोला गया, कॉल्ड चौसा नियर बक्सर। बक्सर के आसपास की जगह वहाँ चौसा का युद्ध हुआ 1539 के बीच में, 1539 की बात है। और इस युद्ध में क्या हुआ, मुगल वर डिफीटेड। इसमें जो हुमायूं हार गए, मुगल जो थे वो पराजित हो गए। आफ्टर विक्ट्री इन चौसा शेर खान, अब क्या हुआ, चौसा के युद्ध को जीतने के बाद जो शेर खान था सूर साम्राज्य का, शेर खान अटेंड द टाइटल ऑफ शेर शाह, और उसने कौन से उपाधि धारण कर ली, शेर शाह की। एंड सर्कुलेटेड कॉइन्स इन हिज नेम, और अपने नाम से सिक्के चला दिए। फरीद खान वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह। शेर शाह का असली नाम क्या था, फरीद खान। इन 1540 AD द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम टुक प्लेस बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। फिर एक 1539 के बाद 1540 में हुमायूं फिर लौट कर आया, फिर एक युद्ध हुआ शेरशाह और हुमायूं के बीच में, और उसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा गया। ओके, हुमायूं वाज डिफीटेड एंड रन अवे। हुमायूं फिर से हार गए और भाग गया। द दिल्ली सल्तनत वाज ऑक्यूपाइड बाय शेरशाह। दिल्ली का जो पूरा जो सल्तनत थी, वो जो सिंहासन था, वो किसके कब्जे में आ गया, शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गया। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है वनवास, मतलब एक तरह से शासन से दूर कर दिया गया जब इसको। ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ एग्जाइल हुमायूं गॉट मैरिड टू शेख अली अख्तर's डॉटर हमीदा नियर बख्तल, हु लेटर बिकम अकबर्स मदर। देखो क्या कहता है। अब जब ये निर्वासित होकर घूम रहा था, शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया था 1540 में, इसको दूसरे युद्ध में भी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हराकर भगा दिया था। तो 1540 से 1555 तक लगभग 10-15 साल इधर उधर भटकेगा। तो भटकते भटकते एग्जाइल करते करते समय इसने क्या किया, इसने 1540 के जब हार गया तो इसने क्या किया, निर्वासित जीवन में एग्जाइल लाइफ के अंदर भटकल के पास जो शेख अली अख्तर की लड़की थी, एक शेख अली अख्तर जो थे, एक संत थे उस समय, उनकी एक लड़की थी हमीदा। हमीदा से शादी कर ली किसने, हुमायूं ने, और आगे चलकर अकबर की माँ बनी। कौन, यही हमीदा। तो अकबर किन का बेटा हुआ, हुमायूं और हमीदा का बेटा हुआ। आगे चलकर इन्हीं की कोख से अकबर पैदा हुआ, जिनको महान अकबर कहा गया है इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा। आपने भी जाना होगा जोधा अकबर, जिस राजस्थान से भी रिलेटेड रहे हैं वो, तो उसको, तो ये अकबर की माँ बनी। अकबर इन्हीं की कोख से पैदा हुआ। आगे देखें क्या कहता है, फिर देखें आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, वापस भी आएगा तो धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को तो जीत लिया जैसे तैसे करके। इन अटेम्प्ट टू रेन हिज पावर इन इंडिया ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555 AD। और क्या किया, हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। और ही ऑक्यूपाइड द पंजाब बाई डिफीटिंग द आर्मी ऑफ नासिर खान एंड तातर खान इन द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और इसके बाद में इसने क्या किया, हिंदुस्तान को जीत लिया। हिंदुस्तान को जीतने के चक्कर में 1555 में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी से बदला लेना था जैसे तैसे करके। उसने नसीब खां और तातर खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। अब बात आती है किसकी, जून 1555 की। ही अगेन डिफीटेड द अफगान नियर सरहिंद। ये जो शेरशाह सूरी थे अफगानी थे, इन्होंने अफगानियों को दोबारा से हरा दिया, पराजित कर दिया। किसने,
इस हुमायूं ने सरहिंद के आसपास। द अफगान्स वर लेड बाय सिकंदर सूर एंड द मुगल्स वर लेड बाय बैराम खान। अफगानों की तरफ से तो कौन था, सिकंदर सूर था, और मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था इस युद्ध में, बैराम खान लड़ा था, ये सेनापति होंगे। आफ्टर दिस हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर द सेकंड टाइम, और इस तरह से 1555 में इस युद्ध में अफगानों की पराजय होगी, शेरशाह सूरी हार गए, और हुमायूं ने 1539-40 के युद्ध में हारने के बाद जो 1555 में जाकर के दोबारा दिल्ली की गद्दी इनको नसीब हुई, तो 15 साल 14 साल ये इधर उधर भटकता रहा, और 1555 में जीत गया, शेरशाह सूरी को इसने डिफीट कर दिया, और दिल्ली का जो था 23 जुलाई 1555 को एक अपने कब्जे में ले लेता है। बट आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ थोड़े समय बाद में साथ बुरा हादसा हुआ। ऑन 24 जनवरी 1556 AD ही सफर्ड ए मेजर इंजरी ड्यू टू स्लिपिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए लाइब्रेरी एट दीनपना एंड डेड। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद 1555 में तो शासक दोबारा बनाई, लेकिन जब 24 जनवरी 1556 की बात है, एक इनको बड़ा घाव आया, इंजरी आई, किस कारण कि ये जब पुस्तकालय जो था दीनपना के अंदर जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, वहाँ से इसके जो पैर थे वो स्लिप हो गए और गिर गए, गिरने से इनकी मौत हो गई, घाव लगा। हुमायूं वाज ऑलवेज अंडर परपेचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ ओपीएम। ओपीएम क्या होता है, ओपीएम होता है अफीम, एक तरह से हम बोले तो हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, हम ये बोल सकते हैं नशे में, अफीम के नशे में चूर रहता था। ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी एंड देयरफॉर फॉर्म्ड ए रूल ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ 7 डेज इन ए वीक। और ये ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आस्था रखता था, बिलीव करता था, विश्वास रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था, अलग अलग, कि 7 दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े दरबार में पहने जाएंगे। अब सूर एम्पायर को बीच में थोड़ा जोड़ा गया क्योंकि 10-15 साल इन्होंने शासन किया सूर साम्राज्य को, इसको जानेंगे कल के वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के पूछिएगा जरूर। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपने सेहत का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।